बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज हमने करने हैं 2 काम। वैसे तो मैं रोज़ ही कहती हूँ इन 2 कामों के बारे में, लेकिन फिर से आज दोबारा से रिपीट कर देती हूँ इस वीडियो में। पहला आप लोगों ने मेरे लिए करना है, दूसरा मैं आप लोगों के लिए करूँगी। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड प्रेस लाइक एंड शेयर बटन टू एवरी वीडियो। दैट्स इट। इतना सा काम करना है आप लोगों ने बस मेरे लिए। बाकी जो काम है वो मेरे लिए है, वो मैं करूँगी आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए मैंने यही करना है कि मैं आप लोगों को आज कुछ नए टूल्स सिखाऊंगी, ठीक है। हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे अच्छे से, डिटेल्स से, बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करूंगी हर चीज़ आपको, जैसे मैं हमेशा करने की कोशिश करती हूँ। और आई होप कि मैं आप लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से हर चीज़ क्लियर होती हो, समझ आती हो, ठीक है। मेरी कोशिश तो यही होती है कि आप लोग को हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियोज़ जो है वो बहुत सिंपल और बेसिक सी है, क्योंकि आज हमने काम करना है इस वाले पैनल पे, ठीक है। इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। हमें आज शेप्स की अलाइनमेंट इस पे डिस्कशन करनी है, ठीक है। और हमें पाथ फाइंडर, शेप मोड्स और पाथ फाइंडर्स, इनको हम देखेंगे, इनको अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम अलाइनमेंट को देख लेते हैं। ये हमारे पास अलाइनमेंट की 2 पार्ट्स हैं, एक हमारे पास अलाइन ऑब्जेक्ट्स हैं और एक डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को अलाइन करने के लिए हमें शेप्स चाहिए होंगी, ऑब्जेक्ट्स चाहिए होंगे। तो मैं शेप्स क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। कोई सी भी, कुछ ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे, ठीक है। मैं 2-3 शेप्स आपके सामने क्रिएट पहले कर लूँ, फिर आप लोगों को अच्छे से उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये मैंने आपके सामने यहाँ पे 2 स्क्वायर्स बना लिए हैं और यहाँ पे 2 स्क्वायर्स प्लस हमने एक एलिप्स टूल भी ले लिया है, उससे एक हमने सर्कल बना लिया है, ठीक है। अब हम अलाइन टूल को देखें, सॉरी, अलाइन टूल को हमने देखना है तो हम इनको थोड़ा सा सेपरेट ही रखते हैं। अब अलाइन टूल में हमारे पास अलाइन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट। ये ऑप्शन हमारे पास क्या करता है कि ये ऑब्जेक्ट्स को, शेप्स को अलाइन करता है, ठीक है। एक उसको एग्जैक्ट परफेक्ट रो में, कॉलम में, जैसे भी आप उसको सेट करना चाहते हैं उसको उस तरह अलाइन कर देता है, ठीक है। पहले वाला ऑप्शन हॉरिजॉन्टल लेफ्ट की साइड पे अलाइन करता है। कैसे करता है, आपने क्या करना है, रेंडमली ये 2 ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, इनको आपने सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है, ठीक है। और आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है एंड यू कैन सी उसने अलाइन कर दिया, ठीक है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल शेप है और ये हमारी लेफ्ट साइड है, उसने लेफ्ट साइड पर आकर इसको अलाइन कर दिया है, ठीक हो गया। अब अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन हॉरिजॉन्टल के हैं और ये तीनों वर्टिकल के हैं, ठीक है। तो ये पहले हम हॉरिजॉन्टल पे देखेंगे, ये सारे हॉरिजॉन्टली इसको अलाइन करेंगे। तो पहले वाला हमने देखा कि उसने लेफ्ट साइड पे जाके हॉरिजॉन्टल उसको अलाइन किया है। दूसरे वाला हमें क्या शो कर रहा है कि वो अलाइन हॉरिजॉन्टल ही करेगा लेकिन बिल्कुल सेंटर पे करेगा। सेम हम 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे और हम इस पर क्लिक करेंगे और ये देखा है उसने अब इधर लेफ्ट साइड पे नहीं किया है बल्कि सेंटर पे किया है, ठीक है। बस सेंटर पे दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव हुए हैं और सेंटर पे आकर उन दोनों को अलाइन किया है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल से ऑप्शंस हैं, बहुत बेसिक से हैं। आपने बस इनको अच्छे से समझना है एंड देन यू गुड टू गो, ठीक हो गया। Ctrl+C कर रही हूँ मैं और अब हम दोबारा से अब हम कुछ इस तरह, ये मैंने 3 शेप्स सिलेक्ट कर ली हैं ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। अब हमारा थर्ड ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट। अब ये राइट साइड पे अलाइन करेगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है।
मैंने तीनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। सिंपल मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करूँगी और ये देखिए राइट साइड पे आकर उसने अलाइन कर दिया है कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये हमारी अलाइनमेंट आ गई। इसमें Ctrl+C कर दें आप। ठीक है, मैं इसको कुछ यहाँ पे रख लेती हूँ। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। सिंपल अलाइनमेंट्स हैं, आपने बस अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपनी शेप्स को सिलेक्ट करना है और अपनी क्लिक कर देना है जिस भी तरफ, जिस भी साइड पे, सेंटर पे, लेफ्ट राइट, आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, आपको जिस तरह भी अलाइनमेंट करनी है, अलाइन करना है अपनी शेप्स को, ऑब्जेक्ट्स को, आपने सिंपल लेफ्ट क्लिक से क्लिक करना है और आपकी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी। दैट्स इट। ठीक है, अब सिर्फ इतना नहीं है, मैं आपको हर ऑप्शन को अच्छे से खुद भी करके दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी ना रहे। ठीक है, इसको और इसको, ठीक है, मैंने सिर्फ इसको छोड़ा है। अब ये क्या है, वर्टिकल है, ये तीनों मैंने आप लोगों को पहले बताया है। ये वर्टिकल अलाइन टॉप, ये टॉप पे करेगा तीनों को अलाइन वर्टिकली, कुछ इस तरह। ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट्स टॉप में मूव कर गए हैं और वर्टिकली आप देख रहे हैं कि ये अलाइन हुए हैं। ठीक हो गया। अब मैं Ctrl+V करूं और इन्हीं को सिलेक्ट रहने देती हूं और हम अपना सेकंड ऑप्शन देखते हैं वर्टिकल का। तो उसमें क्या कर रहा है, वर्टिकल अलाइन सेंटर। ये क्या करेगा, वर्टिकल ही अलाइन करेगा, लेकिन अब ये टॉप पे नहीं, ये सेंटर में अलाइन होंगे। हमने क्या करना है, सिंपल लेफ्ट क्लिक करना है और ये देखिए सेंटर में जाके उसने वर्टिकली अलाइन कर दिया है। ठीक है, और अब इनको सिलेक्ट रहने देते हैं और जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है अलाइन ऑब्जेक्ट्स का, उसका सिंपल वही काम, बॉटम पे वो जाके अलाइन करेगा। वर्टिकली अलाइन होगा लेकिन बॉटम पे होगा। इसको क्लिक कर दें और ये देखें ये नीचे आकर अलाइन होंगे सारे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब आपको खुद ही देखना है कि आपकी शेप्स रैंडम है, रैंडम पड़ी हुई है, कोई इधर शेप पड़ी है, कोई उधर पड़ी है, कोई उधर पड़ी है। आपने उसको जैसे भी अरेंज करना है, टॉप पे, सेंटर पे, ठीक है, बॉटम, लेफ्ट, राइट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सेंटर पे। ठीक है, तो आपने उस हिसाब से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अपनी शेप्स को अलाइन कर लेना है। एंड देन यू गो टू, तो बहुत इजी हो जाता है कि आपको खुद नहीं देखना पड़ता कि आपने खुद आपको सेट नहीं करना पड़ता, एक एक शेप को उठा के लेकर जाएं ऊपर नीचे। ठीक है, तो उसकी आपको मुश्किल पेश नहीं आती। तो उन्होंने हमें ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में हमारे पास आसानी के लिए हमारे ऑप्शंस हैं। ठीक हो गया, तो अलाइन ऑब्जेक्ट्स मेरा ख्याल आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमें किस तरह अलाइनमेंट करता है। अब नीचे वाले को हम देख लेते हैं, वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूट से तो आपको समझ आती है कि ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है तो वो हम देखते हैं। रैंडमली मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ शेप्स को, इसको और हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, 4 शेप्स मैंने सिलेक्ट की हैं। हम सारी को भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं और इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी ऑप्शन को, वो भी हम करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ऑप्शन जा रही हूँ इस पे। ये हमें क्या करेगा, अब ये वाले तीनों वर्टिकल हैं और ये वाले जो तीनों हैं ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब ये वाला वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप, ये टॉप से डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, वर्टिकली करेगा लेकिन ऊपर से करेगा। कैसे करेगा, लेफ्ट क्लिक कर दिया और ये देखें, एक मिनट, सॉरी, इसको मैं कुछ इस तरह अलाइन कर दूं, या इसका काम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए हम ये 3 ही सिलेक्ट करते हैं कुछ इस तरह। अब मैं इसको, ठीक है, इसने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट में हमारा असल काम क्या होता है कि ये डिस्टेंस वाइज हमारे जो ऑब्जेक्ट्स और शेप्स होती हैं उनको अलाइन करता है, डिस्टेंस वाइज, कि दोनों के दरमियान इक्वल डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, अगर हमें कोई शेप्स ऑब्जेक्ट को हमें सेट करना है कि हमें इन दोनों के दरमियान भी इक्वल डिस्टेंस चाहिए और इन दोनों के दरमियान, तो हमें मेजरमेंट बिल्कुल नज़दीकी से जाकर रूलर वगैरह से ये वो कुछ करके हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम सिंपल क्या करते हैं, इनको जिस तरह हमें अलाइन करना है पहले हम वहाँ से अलाइनमेंट को चूज़ कर लेते हैं और फिर यहाँ से जैसे हमें डिस्टेंस इसको देना है, वर्टिकली टॉप से देना है कि जो हमारा टॉप पे ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से बाकी सारे डिस्टेंस में क्रिएट हो जाए, तो हम उसको उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है,
लेकिन अगर अब जो हम सेकंड ऑप्शन देखें तो वो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। तो इसमें क्या होता है कि आपके सेंटर वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिस्टेंस दिया जाता है आपके ऊपर और नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो मेनली हमारा यूज़ भी यही वाला ऑप्शन होता है, हम सेंटर के अकॉर्डिंग ही सबको, अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपनी शेप्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपने सेम क्या काम करना है, इन शेप्स को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं इनको ना कुछ इस तरह रख देती हूँ, रैंडम रख देती हूँ ऐसे, तो अब आपको पता चल जाएगा कि इक्वल डिस्टेंस आया है कि नहीं, ठीक है। मैंने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया है और मैं ये ऑप्शन करूँगी तो अब आप देख सकते हैं कि सेंटर वाला बिल्कुल परफेक्टली मूव हुआ है और उसने ऊपर और नीचे के दरमियान एग्जैक्ट एक जैसा ही डिस्टेंस क्रिएट किया है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बस आपने अच्छे से समझ लेना है और काफ़ी जगह पे हमें ये चीज़ें काम भी आ जाती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट बॉटम, नीचे। अब ये वाला क्या करेगा कि ये नीचे वाले के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तीनों को सिलेक्ट करते हैं, इसको करके देखते हैं और ये देखा आपने कि अब ये नीचे वाले के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट है, इसको भी मैं कुछ इस तरह मूव करती हूँ, ऐसे ही रहने देती हूँ, ठीक है। इनको सिलेक्ट किया, पहला हमें लेफ्ट साइड से हमें अरेंज करेगा, ठीक है। ये देखा आपने कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट साइड पे होंगे ये उनके दरमियान इक्वल डिस्टेंस क्रिएट कर देगा। एक मिनट में कुछ इसको इस तरह और इस तरह रखती हूँ, नाउ यू कैन सी, ऐसे, ठीक है। अब अगर हम यही सेम चीज़ इसका सेकंड ऑप्शन को देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हॉरिजॉन्टली करेगा लेकिन सेंटर से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अभी आपने देखा है ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट वैसे ही ये अरेंज है, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं ये ज़्यादा हमें इनको यूज़ भी नहीं करना पड़ता है, वर्टिकल वाले को ही हम यूज़ करते हैं और उसमें भी हम वर्टिकल वाइज हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेंटर से, ठीक है। तो हमें सेंटर वाले को ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप भी मोस्टली इसी को यूज़ करें, इसी के अकॉर्डिंग अरेंज करें अपने ऑब्जेक्ट्स को, तो इक्वल डिस्टेंस क्रिएट होता है। अगर आप टॉप और बॉटम से करें तो भी थोड़ा सा डिफरेंस आ ही जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। हमने अलाइनमेंट को देखा है, अलाइन कैसे करने हैं ऑब्जेक्ट्स को, डिस्ट्रीब्यूट, उनके डिस्टेंस को कैसे क्रिएट करना है, उसके डिस्टेंस को एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में कैसे रखना है, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ें थी, आप लोग को आई होप समझ आ गई हो, अच्छे से आपने इसको समझा हो। अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन को, हमारे पास इसी के साथ है पाथफाइंडर। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आपने सिंपल विंडो पे जाना है, ठीक है, और आपने यहाँ से अपने ऑप्शंस देख लेने हैं। ये हमारे पास पाथफाइंडर है, ठीक है, और ये हमारे पास अलाइन है। अब यहाँ से भी इसको, ये देखें, अलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास अलाइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब हमारे पास पाथफाइंडर है। अब हम पाथफाइंडर को देख लेते हैं। इसमें है हमारे पास शेप मोड्स और दूसरा है पाथफाइंडर। पहले हम देख लेते हैं शेप मोड्स को। इसमें हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को इस तरह अरेंज करेंगे। ये मैंने दो शेप्स को इस तरह अरेंज किया, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब हम जो शेप मोड्स का पहला ऑप्शन है वो है हमारे पास यूनाइट। ये क्या करता है, आप इसकी शेप उन्होंने बनाकर भी दिखाई हुई है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको समझ आ सकती है कि आखिर काम क्या करता है। ये इन दो ऑब्जेक्ट्स को जिनको हमने सिलेक्ट किया है, ये इन दोनों को यूनाइट कर देगा। कैसे करेगा, आपने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है, लेफ्ट क्लिक करेंगे और ये देखें इसने इसको यूनाइट कर दिया, एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट बना दिया इसने इसको, ठीक है। तो इसका मिड पार्ट जो इंटरसेक्ट हो रहा था वो इसने ख़त्म कर दिया है और इसने बाकी के पार्ट को इसने एक कर दिया है, एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल प्लस C करके कुछ इस तरह अपना ऑब्जेक्ट वापस ले आते हैं। अब हमारे पास इसका दूसरा ऑप्शन है जो कि है माइनस फ्रंट। अब ये क्या करेगा, माइनस फ्रंट से तो आपको पता चल ही रहा होगा कि अगर हम जो भी हमारा शेप
ऑब्जेक्ट जो भी होगा, अगर जो फ्रंट पे आएगा उसको ये माइनस कर देगा। कैसे करेगा? हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इस वाले ऑप्शन पे जाके आप क्लिक करें तो ये देखा आपने हमारी ये वाली जो शेप थी ये फ्रंट पे थी। फ्रंट पे वही शेप होगी जिसको आप बाद में बनाएंगे और वो ऊपर आ रही होगी, उस जो भी फिर शेप या ऑब्जेक्ट आपका ऊपर आ रहा होगा वो कट हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा इस वाले ऑप्शन के साथ। माइनस फ्रंट ऑप्शन है ये, ठीक है। जो बाकी आपका रिमेनिंग पार्ट होगा वो रह जाएगा आपके पास, जो फ्रंट पार्ट होगा वो आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा आपके पास पार्ट है इंटरसेक्ट ऑप्शन है, सॉरी इंटरसेक्ट का क्या, इसमें क्या होगा कि जो भी आपका पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा है, अब आप इसमें देख सकते हैं कि आपके पास इंटरसेक्ट कौन सा पार्ट हो रहा है, ये पार्ट आपका इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। दोनों के ये जो पार्ट हैं एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, ये पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ही रह जाएगा हमारे पास, बाकी सारा हमारे यहाँ रिमूव हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करें और इसको ये देखें और ये देखें। आपने देखा कि इसमें सिर्फ जो पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा था दोनों शेप्स का, जो एक दूसरे का साथ मिल रहा था, ज्वाइन हो रहा था, हमारे पास सिर्फ वही पार्ट रह गए। हमें इस तरह भी अगर कोई पीसेस चाहिए हो शेप्स में से, ऑब्जेक्ट्स में से, तो हम उसको भी इंटरसेक्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका इंटरसेक्शन पार्ट हम उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक हो गया। और अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड क्या करेगा, लेट मी सी, सिलेक्ट करते हैं और ये देखें हम इसको कुछ इस तरह कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ आप पढ़ें एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप एरियाज। ये क्या करेगा, जो आपके ओवरलैप हो रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स या शेप, ठीक है, उनको एक्सक्लूड कर देगा। ये देखें, ये आपको इसके पाथ जरूर शो होंगे लेकिन ये एक्सक्लूड हो चुका है। एक्सक्लूड का क्या मतलब है कि जो दो पार्ट आपके इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ना वो कट हुए हैं ना कुछ हुए हैं, लेकिन वो ज्वाइन हो गए हैं, वो एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। इसमें कोई भी पार्ट आपका कट नहीं होगा, ना माइनस कट होगा, ठीक है, ना कोई इंटरसेक्शन पार्ट आपके पास अलहदा होकर आएगा, ना ये यूनाइट होंगे। ये यूनाइट तो हुए हैं लेकिन जब हम इससे यूनाइट करेंगे तो आपका ये पार्ट कट जाएगा और ये दोनों यूनाइटेड रह जाएंगे। लेकिन एक्सक्लूड में क्या होगा कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें से कोई भी पार्ट नहीं कट होगा, ये ऐसे ही ज्वाइन हो जाएंगे, एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। अब ये जो शेप मोड्स हैं इनमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसको हम कंट्रोल C से बैक टू शेप ले आते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट है यूनाइट, अगर आप इस पर क्लिक करें तो हमें कर्सर पे शो हो रहा है कि अगर हम लेफ्ट क्लिक के साथ ऑल्ट को प्रेस करें तो जो हमारा कंपाउंड शेप है वो ऐड करेगा एक शेप एरिया। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास दो शेप है, हम सर्कल को ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने इस ऑप्शन को पहले मैंने सिर्फ लेफ्ट क्लिक के साथ किया था, मैंने ऑल्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब आपने ये देखा कि जब हम सिंपल लेफ्ट क्लिक से इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास कट जाता है पार्ट और सिर्फ ये दो रह जाते हैं। इसमें भी ये कट गया है लेकिन इसका ये पाथ हमें शो हो रहा है, ये देखें। जब हम इसके सिलेक्शन पॉइंट को रिमूव करते हैं तो हमें ये शो वैसे ही होगा जैसे यूनाइट ऑप्शन हमें पहले शो हो रहा था, लेकिन जब हम इनको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास इस शेप का पाथ तब भी शो हो रहा होता है जब हम ऑल्ट प्रेस करेंगे साथ, ठीक है। तो ये हमें शो क्यों हो रहा है, इससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर हमें अभी कंफर्म ना हो कि हमें कौन सा पार्ट चाहिए, कहाँ से हमें इसको रिमूव करना है, कहाँ से यूनाइट करना है, तो हम सिंपल अपने इस सर्कल को ठीक है उठाकर मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे कहीं से भी, ठीक है। और फिर हम इसके अकॉर्डिंग ही इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल इसको क्लिक करना है, सॉरी
ठीक है, सेम यही ऑप्शन है, इन सब के साथ भी आप और प्रेस करेंगे तो इनका भी यही काम होता रहेगा। अच्छा, अब हमारे पास नीचे ऑप्शंस हैं पाथ फाइंडर्स के। पाथ फाइंडर्स क्या काम करता है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ से मैं और शेप्स बना लेती हूँ। ये है रेक्टेंगल शेप, एक और रेक्टेंगल शेप, ठीक है। और यहाँ पे भी हम ये बना लेते हैं कुछ इस तरह। आज हम पॉलीगॉन को भी देख लेते हैं, सॉरी इसको मैं डिलीट करके पॉलीगॉन को यहाँ पे कुछ इस तरह चले बना लेते हैं। खैर, अब हमने क्या करना है, इन दो शेप्स को मैंने सिलेक्ट किया और हम पाथ फाइंडर के पहले ऑप्शन को देखते हैं। ये क्या करता है, ये करता है डिवाइड। ये देखें, मैंने इनको सिलेक्ट किया, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करी हूँ और ये डिवाइड कर देगा और हमने इसको डिवाइड करके अनग्रुप करना है। और अब आप देखें कि ये कुछ इस तरह, जब भी आपने पाथ फाइंडर के ऑप्शंस को यूज़ करना है, ठीक है। अब हमने जैसे पहले वाले को किया है, हमने इसको सिलेक्ट करके डिवाइड को हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो आपने पहले आकर उसको अनग्रुप करना है, देन यू कैन हैव योर सेपरेट पार्ट्स, वरना आपको ऐसे ही लगेगा आपके पार्ट्स मूव नहीं होंगे, सेपरेटली मूव नहीं होंगे, वो एक ग्रुप में ही रहेंगे। तो आपने पहले उनको अनग्रुप करना है। कोई भी आप इसमें से इस पाथ फाइंडर का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आपने उसको अनग्रुप ज़रूर करना है सिलेक्ट करने के बाद, फिर ये आपके सारे पार्ट्स जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने देखा कि जो हमारे पास पाथ फाइंडर का पहला ऑप्शन था उसका काम था डिवाइड करना। उसने क्या किया, उसने जो चीज़ें थी, तीन हमारे पास शेप्स दो थी, उसने उसको तीन चीज़ों में डिवाइड कर दिया है। जी आप देख सकते हैं, यही चीज़ हमारे पास क्रिएट हुई है। यहाँ पे उसने जो पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा था उसको भी उसने सेपरेट कर दिया और ये जो पार्ट हमारे अलग-अलग शेप्स थी उनको भी उसने डिवाइड करके सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो अब हम अगर इन दोनों को देखें, इन दोनों को सिलेक्ट करें और नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, वो क्या करता है। ये हमारे पास काम करेगा ट्रिम का। ट्रिम के लिए हम ऐसे करते हैं, दो तीन और शेप्स ले लेते हैं, ठीक है। मैं एक एलिप्स टूल ले लेती हूँ कुछ इस तरह, ठीक है। और राउंडेड रेक्टेंगल ले लेते हैं हम कुछ इस तरह, ठीक है। ये मैंने तीन चार शेप्स ले ली हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। अब अगर हम इनको सिलेक्ट करते हैं, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, ये वाले, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि अब हम इस पे काम कर रहे हैं तो हमें ये पाथ्स इसकी डिस्टर्ब कर रही हैं कि हमें पता नहीं चल रहा कि किसकी पाथ कौन सी है, सर्कल की पाथ कौन सी है। तो इस तरह हमारे लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि जौन सा पार्ट जिसके साथ मिल रहा है, ज्वाइन हो रहा है, हम उसको ट्रिम कर देते हैं सिंपली। आपने क्या करना है, सारे ऑब्जेक्ट्स को जैसे आपने अलाइन उनको रखना है, उनको अलाइन करें, सिलेक्ट करें और सिंपल पाथ फाइंडर के इसको स्टेप को ट्रिम कर दें। अब आप यहाँ से देखें कि पाथ भी हमारे पास रिमूव हो गई हैं। अब हमें सिंपल पता चल जाएगा कि ये हमारे पास सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये पॉलीगॉन है और ये राउंड रेक्टेंगल है, ठीक है। और अब आप इसको अनग्रुप करके भी देख लें तो ये देखें, ये हमारे पास सेपरेट हो गए हैं, ठीक है, कुछ इस तरह। आई थिंक इसका स्ट्रोक सारों का मैं ऑन कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। फिर ये शेप्स हमें शो हो जाएंगी, वरना ये गायब शायब हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये भी हमारे पास शो हो गई है। तो अब आपने देखा है कि हमने इनको ट्रिम किया है तो हमारे पास इनकी पाथ्स भी रिमूव हो गई हैं और दूसरा जहाँ जहाँ से ये एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे थे, इंटरसेक्ट हो रहे थे, वहाँ से भी ये एक दूसरे से अलहदा हो गए हैं। अनग्रुप करके हमने इसको देखा है। तो ट्रिम का काम क्या है कि हमारे लिए जो पाथ हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही होती है हमारे लिए, हम उसको पाथ को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको ज्वाइन भी करेंगे, ठीक है, तो हमें इनकी पाथ्स उस तरह शो नहीं होंगी जैसे पहले शो हो रही थी, ठीक हो गया। तो मैं अब इनको डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे हम कोई और शेप्स बना लेते हैं कुछ इस तरह, और मैं फिर से पॉलीगॉन ले लेती हूँ, ठीक है, सॉरी इस तरह ले लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मर्ज का। अब
अब ये इन दोनों शेप्स को मर्ज करेगा। कैसे करेगा, चलिए देखते हैं कि आखिर ये टूल, ये ऑप्शन क्या करता है हमारे लिए। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और सिंपल इस पर क्लिक कर दिया और ये देखें, इस पे भी हम स्ट्रोक दे देते हैं ताकि ये, तो ये देखा आपने, इसका काम ऑलमोस्ट वही है जो हमारे पास शेप मोड्स में यूनाइट का था। इसने भी उसी तरह दो ऑब्जेक्ट्स को यूनाइट कर दिया है। ठीक है, तो इनमें दो तीन ऐसे ही ऑप्शंस हैं जो सेम वही काम करते हैं। जैसे ट्रिम भी ऑलमोस्ट वही काम करता है जैसे माइनस फ्रंट करता है। ठीक है, तो इसका मर्ज का काम भी वही है जो यूनाइट करता है। तो आप कोई भी ऑप्शन कहीं से भी चूज़ करके अपने काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आई होप ये भी आपको समझ आ गया हो कि इसका काम क्या है, सिर्फ मर्ज करना है। अगर हमें दो शेप्स को, दो से ज़्यादा को भी आप मर्ज कर सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखा सकती हूँ, जैसे कि आप ये ना कहें कि पता नहीं सिर्फ दो को ही हम मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये तीन शेप्स ली हैं। अब ये इन तीनों को कैसे मर्ज करेगा, आपने ऐसे क्लिक करना है और ये देखें। ठीक है, हम इसको स्ट्रोक दे देते हैं और यू कैन सी कि ये तीनों शेप्स मर्ज हो गई हैं। जो इनके इंटरसेक्ट पार्ट थे वो रिमूव हो गए। यूनाइट से करेंगे तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा आपका इसके साथ। ठीक है, दैट्स इट। अब हम इसके बाकी के तीन ऑप्शंस भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्रॉप। अब ये हमारे पास क्रॉप करेगा। क्रॉप भी वही काम करता है जो इसमें से एक ऑप्शन करता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर आपको भी पता चल जाएगा कि कौन से ऑप्शन ने यहाँ से वो काम किया था जो ये क्रॉप कर रहा है। ठीक है, सिलेक्ट किया हमने, क्रॉप पे क्लिक किया एंड नाउ यू कैन सी, ये हम इसको स्ट्रोक देते हैं एंड दैट्स इट। क्रॉप ने क्या किया है कि आप इसको अनग्रुप करते हैं और ये, ठीक है, क्रॉप ने हमें वो पार्ट जो फ्रंट पे था उसको बैक पे था उसने उसको क्रॉप कर दिया है। और जो हमारे पास फ्रंट पे ऑब्जेक्ट्स थे वो हमारे पास रिमेनिंग रह गए हैं। इनको भी अगर हम अनग्रुप करना चाहें तो अनग्रुप करके सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको इस तरह ही रखना चाहें तो ये इस तरह भी आपकी एक शेप, एक ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आपको किस शेप में चाहिए, क्या डिज़ाइन करना है, आपने कैसे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, तो ये आप ऑब्वियसली आप लोगों को ही पता है, आपने चूज़ करना है। मेरा काम आप लोगों को बताना है, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहें और देखते रहें कि कौन सा टूल, कौन सा ऑप्शन कैसे यूज़ करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको याद रहेगा कि आपने किस ऑप्शन को किस लिए, किस काम के लिए और कब और कहाँ यूज़ करना है। ठीक है ना, तो अब मैंने ये दो शेप्स ली हैं, मैंने सिलेक्शन टूल से इन दोनों को सिलेक्ट किया है और हम इसके सेकंड लास्ट ऑप्शन को देख रहे हैं जो कि हमारे पास आउटलाइन। अब हम आउटलाइन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, वो हम इसको क्लिक करके देखते हैं। नाउ यू कैन सी कि इसमें क्या होगा, इसके स्ट्रोक को ब्लैक कर देती हूँ। नाउ यू कैन सी आउटलाइन में क्या होगा कि जो हमारा फिल होगा इसमें हम फिल यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें आउटलाइन में सिर्फ हमारे पास स्ट्रोक की आउटलाइन ही रह जाएगी। ठीक है, मैं इसकी स्ट्रोक को थोड़ा सा 2 pt इंक्रीज कर देती हूँ। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। खैर, हम बात कर रहे थे आउटलाइन की। तो अब हम आउटलाइन में क्या होगा कि अब हमें अगर सिर्फ इसमें आउटलाइन ही चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपने आउटलाइन वाले को यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास फिल नहीं होता है, आउटलाइन होता है। स्ट्रोक को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था आपको अच्छे से आपको इसकी आउटलाइन शो हो जाए। ठीक है, अब आपने दूसरे टूल ले लेने हैं। शेप में कोई और बना लेती हूँ, यहाँ से पॉलीगॉन, इसको कुछ इस तरह नीचे को मूव करते हैं हम थोड़ा सा, सिंपल इसको। अच्छा, खैर मैं इसको डिलीट कर रही हूँ और हमने अपने स्ट्रोक को भी कम करना है, 0 पे रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आउटलाइन का ऑप्शन सिलेक्ट है। स्ट्रोक को वैसे हम ओपन रखते हैं और यहाँ से हम एक पॉलीगॉन नहीं लेते हैं, हम एलिप्स टूल ले लेते हैं। ठीक है, मैंने एलिप्स टूल लिया, एक और एलिप्स टूल लिया और यहाँ से हम इसका लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं माइनस बैक। अब शेप मोड्स में हमारे पास माइनस फ्रंट था। ठीक है,
ये क्या करता था काम, ये फ्रंट वाले पार्ट को माइनस कर देता था और हमारे पास रिमेनिंग इसकी सिर्फ बैक रह जाती थी। लेकिन पाथ फाइंडर में हमारे पास लास्ट ऑप्शन है माइनस बैक का। ये क्या करता है, ये बैक को रिमूव कर देता है और हमारे पास फ्रंट पार्ट इसका रह जाता है। ठीक है, हम इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हैं इन शेप्स को और इसको ट्राई करके देखते हैं। और नाउ यू कैन सी कि जो हमने पार्ट बैक पे वही होगा जो हमने पहले बनाया होगा। ठीक है, तो इसने वो रिमूव कर दिया और हमारे पास सिर्फ फ्रंट पार्ट रह गया। आप इससे भी काफ़ी शेप्स बना सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बनाकर दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं अगर 2 सर्कल ले लूँ कुछ इस तरह। ठीक है, सिलेक्शन टूल से मैं इसको थोड़ा सा और इस तरह मूव कर दूँ ऐसे। ठीक है, अब मैंने इसको कुछ इस तरह मूव कर दिया है और मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये मुझे वैसे माइनस फ्रंट से मिलेगा जो मैं आपको बनाकर दिखाना चाहती हूँ। तो मैं इसको यूं कर दूंगी और नाउ यू कैन सी वी हैव अ मून शेप। ठीक है, एक मून लाइक शेप मैंने बनाकर आपको दिखा दी है। ये हमें माइनस फ्रंट से, अगर ये शेप आपको चाहिए है माइनस बैक से आप बनाना चाहते हैं तो आपको जो आपने बाद में अपना सर्कल बनाया है आप उसको इस तरह से अरेंज करेंगे। चलिए मैं वो भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ये ना हो कि हमने पहले इसको यूँ रखना है और इसको यूँ रखना है। अब इसमें क्या है, हमारी बैक माइनस होगी। ठीक है, तो हमने अपनी बैक वाले को अरेंज करना है। इसको हम कुछ इस तरह अरेंज करेंगे। सॉरी, हमने सिर्फ इसको मूव करना है तरह से कुछ लाइक दिस। ठीक है, अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँगी और माइनस बैक करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि सेम हमारे पास चीज़ आ गई है। ये हमने माइनस फ्रंट से बनाया है और ये हमने माइनस बैक से बनाया है। चीज़ हमारे पास बिल्कुल सेम आई है। तो आप इसी तरह इन शेप्स को अरेंज करके सिंपली माइनस करके डिवाइड करके माइनस बैक माइनस फ्रंट करके आप इनकी शेप्स को बना सकते हैं। सिंपल हमारा इलस्ट्रेटर पे काम ही ये है कि हमने डिज़ाइनिंग करनी है, हमने शेप्स क्रिएट करनी है। जितनी भी हम कर सकते हैं, वो बहुत सारे टूल्स हैं। हर टूल का काम यही है कि वो आपको डिफरेंट तरीके से शेप को क्रिएट करके दिखाता है। ठीक है ना, तो मैं इन सबको डिलीट कर देती हूँ और मैं आपको एक और मज़े की चीज़ बताना चाहती हूँ, बनाकर दिखाती हूँ। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, इन सबको सेलेक्ट करके। अच्छा खैर, मैं फाइल ही न्यू ले लेती हूँ यहाँ से। ठीक है, हम न्यू फाइल ले लेते हैं। अब अगर मैं एक एलिप्स टूल लेती हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर से एलिप्स टूल चाहिए मुझे बिल्कुल इसके सेंटर पे मुझे ये बनाना है। तो मैं इसको ऑल्ट से अगर आप प्रेस करके बनाएंगे तो ये बिल्कुल, ये देखें सेंटर मैच हो रहा है इसका। ये स्मार्ट गाइड ऑन रखनी है ताकि आपकी ये सेंटर पे है। अब मैं रोटेट टूल को यूज़ करते हुए इसके कुछ पार्ट्स इसको बिल्कुल रोटेट करवाना चाहती हूँ। इसी शेप को मैंने यहाँ पे ऑल्ट रख के इसको क्लिक किया। ठीक है, और हमारे पास हम यहाँ पे एंगल कोई भी पुट कर देते हैं। अगर मैं इसको 30 ही एंगल यहाँ पे रख देती हूँ, प्रीव्यू कर लें, कॉपी कर लें एंड यू कैन हैव दिस। Ctrl+T से मैं इसको सारा रोटेट करवा लेती हूँ। ठीक है, इसका काम क्या है कि हमने इससे भी ठीक है, इसमें भी हम अपनी शेप्स को यूज़ करके देखेंगे। आपने क्या करना है, सिंपल, अब हमने ये शेप बना ली है, हमने इसको सिलेक्ट करना है और हमने इसका माइनस फ्रंट कर देंगे। तो आपके पास ये क्या बना है, आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि जैसे हमारे पास सेटिंग का आइकन होता है, हमने वो क्रिएट कर लिया है शेप मोड्स को माइनस फ्रंट के ऑप्शन को यूज़ करके। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपको बता रही हूँ कि आप इन्हीं को यूज़ करके बहुत से आइकन्स बना सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने कैसे करना है। आप इसको हम यहाँ से स्ट्रोक नहीं, इसको ब्लैक फिल दे देते हैं। ठीक है, तो ये कहीं पे ब्लैक होता है, कहीं पे ये ग्रे भी होता है। तो ये आपकी मर्ज़ी है
कि आपने इसको कौन सा, आजकल तो कलरफुल्स भी होते हैं, तो आपने ऐसे यूज़ करके इनको आइकन्स भी क्रिएट कर लेने हैं। आइकन्स भी आप, और भी डिफरेंट से आइकन्स हैं जो आप बनाकर देख सकते हैं। मेरा ख्याल मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम अपने आज की वीडियो को, अपने आज की टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हों, अलाइनमेंट को, पाथ फाइंडर, शेप मोड्स, डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आइकन्स बनाने, ये सारी चीज़ें भी आप अच्छे से देख लें, प्रैक्टिस कर लें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को उतनी ही जल्दी ये सारी चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। तो पहले मैं एक ही टूल को अच्छे से हर वीडियो में डिस्कशन करती थी, उसको डिटेल से बताती थी। अब भी मेरी यही कोशिश है कि डिटेल से ही बताऊं हर चीज़, लेकिन अब हम पहले बहुत स्लो चल रहे थे क्योंकि आपके लिए भी स्टार्ट था, लेकिन अब हम थोड़ा तेज़ चलेंगे ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी, ठीक है। मेरा तो खैर टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, मेरा तो यही काम है आप लोगों को बताना, आप लोगों को सिखाना, तो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप लोग जितनी जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। तो चलें अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।